हेलो एवरीवन, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर बिजनेस लॉ के इस क्लास में आज हम स्वतंत्र सहमति यानी फ्री कंसेंट कब नहीं होती है उन टॉपिक्स को लेकर बात करने वाले हैं। जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको कंसेंट क्या होती है, फ्री कंसेंट किसे कहते हैं और कंसेंट फ्री कब नहीं होती है, उन टॉपिक्स के बारे में शॉर्ट में बताया था। आज हम उसका डिटेल पढ़ने वाले हैं। कंसेंट हम उसे कहते हैं जब दो पार्टी एक ही सब्जेक्ट पर एक ही सेंस में अ, सहमत होना, या हम ये कहें कि जब दो पार्टी किसी एक ही विषय को लेकर के, एक ही बात को लेकर के सेम सेंस रखते हैं तो वो कंसेंट होती है। और कंसेंट फ्री तब होती है जब वह किसी प्रेशर में न दी जाए, जब वह किसी इन्फ्लुएंस में न दी जाए, जब उसमें फ्रॉड नहीं होता, जब उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होता और जब उसमें गलती न हो। तो ऐसी जो कंसेंट होती है वह फ्री कंसेंट होती है। उसमें मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी, 5 टॉपिक बताए थे, जिसमें कोइर्जन था, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक थी। तो सेक्शन 14 में ये 5 चीज़ें बताई गई हैं, ये 5 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से यदि कोई एक टॉपिक भी किसी कंसेंट में आता है तो वो कंसेंट फ्री नहीं होती है। या हम उसे ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी जो स्वीकृति होती है वह विलिंगली नहीं होती है, स्वेच्छा से नहीं होती है, मन से नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में उसे हम फ्री कंसेंट नहीं कह सकते हैं। तो आज हम उत्पीड़न यानी कोइर्जन के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 15 के बारे में बात करेंगे। तो इन जनरल वर्ड्स उत्पीड़न से तात्पर्य या उत्पीड़न से हमारा जो आशय है, हमारा जो मतलब है, अनुबंध करने के उद्देश्य से। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि पर्पस क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना होना चाहिए। अनुबंध करने के उद्देश्य से किसी दूसरे पक्षकार या उसकी संपत्ति के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे पक्षकार या उसकी संपत्ति के विरुद्ध, यानी प्रॉपर्टी भी इसमें आती है, बल प्रयोग करना यानी प्रेशराइज करना या धमकी देना। बल प्रयोग करना भी और उसकी धमकी देना भी उत्पीड़न माना जाता है। यानी किसी व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करने के पर्पस से, ठहराव करने के उद्देश्य से कोई ऐसा काम करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है, इंडियन पेनल कोड द्वारा वर्जित है, या किसी व्यक्ति के हितों के विपरीत उसकी संपत्ति को अवैधानिक रूप से रोक लेना या रोकने की धमकी देना उत्पीड़न माना जाता है। यानी सेक्शन 15 हमें ये कहता है कि यदि कोई ऐसी पार्टी है जो एग्रीमेंट करने के पर्पस से या कॉन्ट्रैक्ट करने के पर्पस से कोई ऐसा काम करती है या करने की धमकी देती है जो भारतीय दंड विधान के द्वारा वर्जित है, या किसी व्यक्ति के हितों के विपरीत उसकी संपत्ति को अवैधानिक रूप से रोक लेना, यानी इल्लीगली किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेना या उसकी धमकी देना भी उत्पीड़न में ही माना जाता है। तो यदि हम सेक्शन 15 की डीपली स्टडी करें या इसका एनालिसिस करें तो दो बातें हमारे सामने निकल करके आती है। पहली ये कि काम कैसा होना चाहिए, आईपीसी के तहत वर्जित होना चाहिए, भारतीय दंड विधान के द्वारा वर्जित कार्य होना चाहिए, या उसकी धमकी देना भी इसमें शामिल है। और दूसरा, किसी की प्रॉपर्टी को इलीगली डिटेन करना या डिटेन करने की धमकी देना भी उत्पीड़न यानी कोइर्सन माना जाता है। तो दो मोटी मोटी बातें इसमें हमारे सामने निकल करके आती हैं कि उत्पीड़न हम उसे कहेंगे कि जब कोई पार्टी कोई ऐसा काम करे जो इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड विधान के द्वारा वर्जित है, या तो वह उस काम को कर दे या उसको करने की धमकी दे। दूसरा, किसी की प्रॉपर्टी को इलीगली रोक ले या रोकने की धमकी देना। लेकिन ऐसा वो क्यों करेगा, ठहराव करने के पर्पस से, कॉन्ट्रैक्ट करने के पर्पस से करे तो उसे हम उत्पीड़न कहते हैं। अब इसके जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, इसकी जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। मोटे तौर पर कोइर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by the Indian Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever
with the intention of causing any person to enter an agreement. एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में आपको कोएर्जन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और 8 मार्क्स में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जा सकते हैं। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके एसेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि जो एसेंशियल्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यदि हमें सेक्शन की डेफिनेशन ठीक से पता है, यदि हम सेक्शन की डेफिनेशन ठीक से समझ गए हैं, तो हम एसेंशियल्स उसके आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके एसेंशियल में जो सबसे पहला नंबर पॉइंट है वो रहेगा टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड विधान में वर्जित किसी कार्य को करना, ये इसका पहला एसेंशियल रहता है। तो उत्पीड़न किया गया तब माना जाता है या हम कोइर्जन तब मानते हैं जब ठहराव करने के उद्देश्य से ठहराव की पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई ऐसा काम करती है जो भारतीय दंड विधान के द्वारा वर्जित है, जैसे किसी व्यक्ति को मारना, पीटना, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाना आदि भारतीय दंड विधान के द्वारा वर्जित कार्य माने जाते हैं। इस के संबंध में यानी इस पॉइंट से कंसर्निंग एक इम्पॉर्टेंट केस जो है, रेफरेंस केस है मद्रास हाई कोर्ट का रंगनायकम्मा बनाम अलवर सेट्टी का वाद है। इस केस में क्या था, एक औरत के पति की डेथ के बाद उसके पति के संबंधियों ने यानी उसके रिलेटिव्स ने उसकी डेड बॉडी को रोक लिया और उसकी विडो को ये धमकी दी कि उसके पति की डेड बॉडी का फ्यूनरल तब तक नहीं किया जाएगा, उसका अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी विशेष लड़के को गोद नहीं ले लेती, यानी उसे अडॉप्ट नहीं कर लेती। उस विधवा ने उस समय लड़के को गोद लेना स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में उसने न्यायालय में ये केस फाइल कर दिया कि उसके रिलेटिव्स ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया और एक विशेष लड़के को उसे किन परिस्थितियों में गोद लेना पड़ा, वो सारी बातें उसने उस केस में लिखी। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये ठहराव व्यर्थ है क्योंकि उस विधवा की सहमति उत्पीड़न के आधार पर प्राप्त की गई है, क्योंकि भारतीय दंड विधान की धारा 297 के अनुसार किसी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार से रोकना अपराध माना जाता है और उसके रिलेटिव्स ने ये आपराधिक काम किया, इसलिए उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। पॉइंट नंबर 2 है टू थ्रेटन फॉर कमिटिंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। पहले पॉइंट में था कि भारतीय दंड विधान के अनुसार वर्जित किसी काम को करना, लेकिन इस पॉइंट में है किसी काम को करने की धमकी देना भी उत्पीड़न माना जाता है। यदि आपने वो काम किया नहीं है लेकिन करने की धमकी देते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, तुम ऐसा करो, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो इसे धमकी देना कहते हैं। तो ये भी कोइर्जन माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित किसी कार्य को करता तो नहीं है बल्कि केवल उस कार्य को करने की धमकी देता है, तो भी इसे उत्पीड़न माना जाता है। और ऐसी धमकी देकर किया गया अनुबंध भी पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर ही व्यर्थनीय होता है, यानी उसे वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस संबंध में मुथिया बनाम करुप्पण का केस इम्पॉर्टेंट है। इस मामले में एक एजेंट ने अपने कार्यकाल की समाप्ति पर, यानी 2 पार्टी हैं इसमें, एक प्रिंसिपल है और एक एजेंट है, और एजेंट ने जब अपना टेन्योर पूरा हो गया या जितने टाइम के लिए उसे अपॉइंट किया गया था, जब वो टाइम कंप्लीट हो गया, तो उस टाइम के कंप्लीट होने पर जो बिज़नेस के अकाउंट्स थे और जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो अपने प्रिंसिपल को यानी अपने मालिक को देने से मना कर दिया और कहा कि वह ये पेपर्स उसे तब तक नहीं देगा जब तक कि वह उसे एजेंसी से संबंधित अपने दायित्वों से मुक्त नहीं कर देगा। कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि यह मुक्ति उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की गई है, अतः यह मालिक की इच्छा पर व्यर्थनीय है, क्योंकि मालिक के पेपर अननेसेसरी रोकना, क्योंकि वो पेपर उसकी संपत्ति है, उसे रोकने की धमकी देना इंडियन पेनल कोड में वर्जित माना जाता है, इसलिए इसे उत्पीड़न माना गया। नेक्स्ट पॉइंट है illustration of नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 illustration of सरे बिन मद्रास हाई कोर्ट। सरे बिन का
उदाहरण मद्रास उच्च न्यायालय 1970 का रहता है। इस संबंध में अमीराज बनाम सिसम्मा का मामला इम्पॉर्टेंट है। ये एक केस लो है जिसमें आत्महत्या से कंसर्निंग मुद्दे को उठाया गया है कि क्या सुसाइड की धमकी देकर किसी काम को करवाना भी उत्पीड़न में माना जाता है या नहीं माना जाता है। तो इस केस में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चों की आत्महत्या की धमकी देकर उनकी संपत्ति के संबंध में मुक्ति पत्र लिखवा लिया और कोर्ट ने इस मुक्ति पत्र को उत्पीड़न के आधार पर अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ऐसा कार्य यानी आत्महत्या की धमकी देना भारतीय दंड विधान के अंतर्गत माना वर्जित कार्य नहीं माना गया है, बल्कि आत्महत्या के प्रयास को अपराध माना गया है। इसी तरह से कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी पूर्वी बनाम वासुदेव के मामले में आत्महत्या की धमकी को उत्पीड़न माना है, क्योंकि प्रायः यह भ्रम हो जाता है कि क्या आत्महत्या की धमकी उत्पीड़न है या नहीं है। इसका कारण ये भी है कि आत्महत्या की धमकी को भारतीय दंड विधान द्वारा अपराध नहीं माना गया है, बल्कि आत्महत्या के प्रयास को अपराध माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अनलॉफुल डिटेनेशन और थ्रेटनिंग फॉर अनलॉफुल डिटेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टी। किसी पक्षकार की संपत्ति को अवैध रूप से रोकना या रोकने की धमकी देना। सेक्शन 15 ये भी कहता है कि यदि कोई पार्टी किसी पक्षकार से ठहराव करने के पर्पस से कंसेंट प्राप्त करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करती है या उसे रोक लेती है या उसे रोकने की धमकी देती है, तो इसे भी उत्पीड़न ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है ऑब्जेक्ट ऑफ कोएर्जन। उत्पीड़न का उद्देश्य। यदि कोई पक्षकार किसी पक्षकार पर उत्पीड़न का प्रयोग ठहराव करने के उद्देश्य से करता है तो ही इसे उत्पीड़न माना जाएगा, लेकिन यदि पार्टी का उद्देश्य ठहराव करना नहीं है तो वह भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। इसलिए उत्पीड़न का उद्देश्य ठहराव करने का होता है तभी उसे उत्पीड़न माना जाता है, अदरवाइज उसे कोएर्जन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, उत्पीड़न स्वयं पक्षकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यूज ऑफ कोएर्जन बाय द पार्टी इटसेल्फ और थ्रू समवन एल्स। यानी जब कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ कोएर्जन करती है या उत्पीड़न करती है तो वह खुद भी ऐसा कर सकती है या किसी और के थ्रू भी वह ऐसा करवा सकती है। यानी यदि वह किसी को धमकी देने का काम करवाना चाहती है या किसी की प्रॉपर्टी को रोकना चाहती है या किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाहती है या कोई ऐसा काम करना चाहती है जो भारतीय दंड विधान यानी इंडियन पेनल कोड के में वर्जित कार्य है, तो ऐसा काम वह खुद भी कर सकती है और किसी दूसरे व्यक्ति से भी करवा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उत्पीड़न वह खुद ही करे, किसी और के थ्रू भी ऐसा करवाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है उत्पीड़न का प्रयोग स्वयं पक्षकार के विरुद्ध या निकट संबंधी के विरुद्ध किया जा सकता है। यानी कोएर्जन में बी यूज्ड अगेंस्ट द पार्टी इटसेल्फ और इट्स नियर रिलेटिव्स। कोई भी पक्षकार अनुबंध करने के उद्देश्य से स्वयं पक्षकार के विरुद्ध या उसके निकट संबंधी के विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि एक्स और वाई एक्स ऐसा व्यक्ति है जो वाई के साथ एग्रीमेंट करना चाहता है और उसने उसे ये धमकी दी कि यदि तुम मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को अगवा करवा दूंगा या उसको किडनैप करवा दूंगा, तो यहाँ पर ऐसे उत्पीड़न का प्रयोग वाई के विरुद्ध नहीं है बल्कि उसके रिलेटिव के विरुद्ध किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस ऑफ कोएर्जन, उत्पीड़न का स्थान। तो उत्पीड़न के संबंध में यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कोएर्जन का प्रयोग यानी उत्पीड़न का प्रयोग जिस स्थान पर किया गया है वहाँ पर भारतीय दंड विधान लागू होना या लागू नहीं होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। विश्व के किसी भी स्थान पर यानी वर्ल्ड में कहीं भी यदि ऐसा किया जाता है तो उसे कोएर्जन ही माना जाएगा। इसी तरह से विशेष प्रकार की धमकी उत्पीड़न नहीं मानी जाती। पर्टिकुलर टाइप ऑफ थ्रेटनिंग इज नॉट कोएर्जन। कुछ विशेष प्रकार की जो धमकियाँ होती है
जैसे विधि के अंतर्गत धमकी, थ्रेट टू स्यू, यदि कोई पार्टी किसी वैधानिक अधिकार के तहत किसी दूसरी पार्टी को ये धमकी देती है तो ऐसी धमकी को उत्पीड़न नहीं माना जाता है। जैसे ए ने बी को 1 लाख रुपया उधार दिया और बी ने ये कहा कि मैं इसे 3 महीने के अंदर लौटा दूंगा, और वो नहीं लौटाता है और वो बार बार इसे उस पैसे को लौटाने के लिए कहता है और ये कहता है कि यदि तुम इस बार मुझे मेरा पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा। तो ऐसी धमकी कोर्जन नहीं मानी जाती है। इसी तरह से जो स्टेचुटरी कंपल्सन्स होते हैं, कानूनी बाध्यता होती है, जब कोई व्यक्ति या पक्षकार किसी व्यक्ति को किसी विधि विधान के अंतर्गत अनुबंध करने के लिए बाध्य करता है तो उसे हम उत्पीड़न नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी बाध्यता व्यक्ति खुद आप पर इम्पोज नहीं कर रहा है, बल्कि ये लीगली ज़रूरी है, एक कंपल्सन है, इसलिए वो पूरा करना ज़रूरी होता है। इसीलिए प्रॉपर्टी को डिटेन यदि कोई पार्टी करती है, लेकिन वो अनलॉफुल डिटेनेशन नहीं है। जैसे मॉर्गेज कोई प्रॉपर्टी रखी है, लोन के अगेंस्ट रखी हुई है और लोन का पेमेंट नहीं होगा तो पार्टी क्या करेगी? पार्टी उसे डिटेन करेगी ही, पार्टी के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा डिटेनेशन लॉफुल डिटेनेशन माना जाता है और उसे हम कोर्जन नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से थ्रेटनिंग बाय द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के द्वारा जो धमकी दी जाती है वो एम्प्लॉयर को इसलिए दी जाती है क्योंकि वह उनके डिमांड्स को नहीं मानता है, और ऐसी डिमांड जो जायज़ डिमांड होती है, ऐसी डिमांड जो लीगल होती है, ऐसी डिमांड जो रिक्वायर्ड डिमांड्स होती हैं और बहुत ही आवश्यक मांगें होती हैं, उनको मांगने के लिए यदि वो धमकी देते हैं तो ऐसी धमकी थ्रेटनिंग नहीं मानी जाती है, कोर्जन नहीं मानी जाती है। थ्रेटनिंग इन अंडर कोर्जन नहीं मानी जाती है। धमकी तो होती है लेकिन उसे आप कोर्जन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और एट लास्ट एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहता है कि यदि कोई पार्टी ये कहती है कि उत्पीड़न उसके खिलाफ कोर्जन हुआ, उसने किसी ने उसको धमकी दी, उसकी प्रॉपर्टी को रोका या उसके रिलेटिव को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी या नुकसान पहुंचाया, तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब वो केस फाइल करेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? क्या उस पार्टी पे होगा जिसने कोर्जन किया है, या उस पार्टी पे होगा जिसके अगेंस्ट कोर्जन किया गया है? तो सिद्ध करने का जो भार है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, यदि किसी पक्षकार से सहमति उत्पीड़न के द्वारा या कोर्जन से प्राप्त हुई है तो पीड़ित पक्षकार यानी एग्रीव्ड पार्टी को, कहने का मतलब ये है कि जिस पार्टी के अगेंस्ट कोर्जन हुआ है उसी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके अगेंस्ट कोर्जन हुआ है। तो आज इस क्लास में मैंने आपको उत्पीड़न क्या है, कोर्जन क्या है अंडर सेक्शन 15 उसके बारे में बताया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 16 यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी अनुचित प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।